एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। कौन है? बाहर आओ। रामू ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर चीख कर बोला, बाहर आओ वरना मैं डंडे से तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर वो हरी से बोला, हरी भैया तुम जरा दूसरे गांव वालों को बुला लाओ। गांव वाले आ जाते तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती। मैं ये सोचकर तेजी से बाहर निकल आया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। खुले दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही थी। इसका मतलब यह था कि अभी अंधेरा नहीं हुआ था। वो दोनों लाठियां हाथों में उठाए खड़े थे और हैरत से मुझे घूर रहे थे। मुझे अंदाजा था कि उस वक्त मेरा हुलिया बहुत मजे का खेज होगा। मेरे बालों में घास फूस और झाड़ झनकार होगी। कपड़ों पे तो पहले ही गर्द की तह चढ़ी हुई थी। उनमें से एक डपट कर बोला, कौन हो तुम और इस झोंपड़ी में क्या लेने आए थे? उसकी आवाज सुनकर मुझे इल्म हुआ कि वो रामू है। उसका बदन मजबूत और हाथ पैर भरे भरे थे। सर के बाल सफेद थे मगर उसका जिस्म जवानों की तरह कसरती था। उसने फिर सख्त लहजे में पूछा, मुंह से फूटो, कौन हो तुम? क्या चोरी करने आए थे? मैंने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं चाचा। वो बोला, मुसाफिर हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? मैंने आवाज में दर्द पैदा करने की कोशिश की। कहा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मुझे ये झोंपड़ी नजर आई तो मैं यहीं छुप गया। रामू ने कहा, अच्छा तुम हो वो पुलिस वाले? गांव में तुम्हें ढूंढ भी रहे थे। वो यूं चौंका जैसे उसे कोई खास बात याद आ गई हो। उसने पूछा, तुम मुसलमान हो? पुलिस वाले कह रहे थे कि कत्ल और डकैती का एक मुलजिम हवालात से भाग गया है। तुम वही तो नहीं हो? फिर उसने बहुत गौर से मुझे देखा और बोला, तुम्हारा हुलिया तो वही है। लंबा कद, सफेद रंग, भूरे बाल और घनी मूछें। हाँ, यही हुलिया तो था। नानक राम के बेटे ने हंसकर पुलिस वालों से कहा था कि वो डाकू अंग्रेज है क्या? मैंने मध्यम लहजे में कहा, मैं डाकू हूं ना कातिल। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है पुलिस ने। फिर मैं खुशामदाना अंदाज में बोला, मुझे 2-4 दिन के लिए यहीं छुपा रहने दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू ने सवालिया अंदाज में हरी को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो कि क्या ख्याल है, मान लूं इसकी बात? हरी ने इस बात में सर हिला दिया। बोला, ठीक है भैया, तुम यहीं छुपे रहो, मगर एक बात समझ लो, अगर पुलिस को मालूम हो गया कि तुम यहाँ छुपे हुए हो तो मैं कोई रियायत नहीं करूंगा और तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा, वरना वो मेरा जीना दूभर कर देंगे। मैंने हंसकर कहा, ठीक है चाचा, पुलिस यहाँ तक पहुंच भी गई तो मैं खुद कह दूंगा कि मैं जबरदस्ती यहाँ छुपा था। इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। रामू ने कहा, तुम तो सुबह से भूखे भी हो गए, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। मुझे खुद भी अचानक एहसास हुआ था कि मैं भूखा हूँ। मुझे प्यास भी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं खामोश रहा। रामू जाते जाते चौंक कर रुक गया। फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, मगर तुम तो मुसलमान हो। मैंने कहा, तुम्हें अपने धर्म के भ्रष्ट होने का खतरा है तो मुझे मिट्टी के बर्तन में पानी ला दो, बाद में उसे फेंक देना। रामू ने कहा, यह बात नहीं है भैया, मुझे तो तेरे धर्म का ख्याल है। मैंने हंसकर कहा, मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। वो जाने लगा तो मैंने कहा, चाचा किसी को मेरे बारे में बताना मत। मुझे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि कहीं वो खुद ही पुलिस को मुत्तला न कर दे। उसे भला क्या जरूरत थी एक कातिल और दहशतगर्द को पनाह देने की, और दहशतगर्द भी मुसलमान। मैं उसे जाने से रोक भी नहीं सकता था। मैं उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता तो वो दोनों शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते। इस सूरत हाल का सिर्फ एक हल था कि मैं इन दोनों को ठिकाने लगा दूं। ये मैं करना नहीं चाहता था। इनसे भला मेरी क्या दुश्मनी थी कि इन बेगुनाह लोगों का खून मैं अपनी गर्दन पर लेता। हरी तो यूं भी मजलूम था। रामू के जाने के बाद मैंने हरी को देखा। वो खलाओं में तक रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी जासियत थी। उसकी आंखें वीरान थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुर्दा आदमी की आंखें हों। उसे देखकर मुझे बेख्तियार उससे हमदर्दी महसूस हुई और मैंने अचानक उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। मैंने अचानक उसे मुखातिब किया, कहा, हरी चाचा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है।
वो चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर खोए खोए लहजे में बोला, तुमने भी मेरी बेबसी की कहानी सुन ली, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ चाचा। वो बोला, तुम मेरी क्या मदद करोगे, तुम तो खुद पुलिस से छुपते फिर रहे हो। मैंने कहा, मैं छोटे ठाकुर को ठिकाने लगा दूंगा। मेरा लहजा ऐसा था कि हरी भी लरस गया। मैंने कहा, मुझे बताओ उसकी हवेली किस तरफ है, मैं आज ही गांव वालों को ठाकुर के जुल्म से निजात दिला दूंगा। हरी की आंखें चमकने लगी, फिर फौरन ही उनकी चमक मांद पड़ गई और वो उदास लहजे में बोला, मगर तुम अकेले क्या कर सकोगे, उसके पास तो बदमाशों की एक फौज है, हथियार हैं, चौकीदारी के लिए बहुत से आदमी हैं, तुम तो बिल्कुल खाली हाथ हो, गांव का कोई आदमी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, गांव के किसी आदमी को बताना भी मत, वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। बस तुम मुझे उसकी हवेली तक पहुंचा दो, फिर मैं जानूं और मेरा काम। वो बोला, तू भी किसी माँ का बेटा है, मैं जानते पूछते तुझे नर्क में कैसे धकेल दूं। मैंने कहा, मेरी फिक्र मत करो चाचा, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, हो सके तो कहीं से मुझे एक राइफल ला दो। मेरी बात सुनकर हरी तंजिया अंदाज में हंसने लगा, हम गरीबों के पास राइफल का क्या काम। इस दौरान में रामू भी वापस आ गया। वो बाजरे की 2 मोटी मोटी रोटियां, साग और मक्खन लेकर आया था। उसने खाना मेरे सामने रखा और बोला, झोंपड़ी के बाहर पानी का मटका भी मौजूद है, जाकर हाथ मुंह धो लो। खाने के बाद मुझे शिद्दत से सिगरेट की तलब महसूस हुई। रामू और हरी हुक्का पी रहे थे। रामू ने हुक्का मेरी तरफ भी बढ़ा दिया। मैंने 2 ही कश लिए थे कि शदीद खांसी आ गई। मैं बुरी तरह खांसने लगा। वो दोनों हंसने लगे और बोले, ये हुक्का तुम्हारे बस का नहीं है बेटा। मैंने कोई जवाब न दिया, उठकर पानी पीने के लिए झोंपड़ी से बाहर चला गया। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था। पानी पीने के बाद मैं कुछ देर तक खुली फजा में गहरे गहरे सांस लेता रहा। दूर कहीं लोगों के हंसने बोलने की आवाज आ रही थी। मैं वापस झोंपड़ी में आया तो रामू और हरी सर जोड़े कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। मुझे देखकर वो दोनों खामोश हो गए। फिर रामू आहिस्ता से बोला, बेटा तूने बहुत खतरनाक फैसला किया है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। मैंने कहा, मेरी जान तो यूं भी दाव पर लगी हुई है चाचा, न जाने कब पुलिस की कोई गोली मुझे चाट जाए या फांसी का तख्ता मेरा मुकद्दर हो। वो बोला, मगर बेटा। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, नहीं चाचा, मैं फैसला कर चुका हूँ, ये रात ठाकुर की जिंदगी की आखिरी रात है। मुमकिन है ये मेरी भी आखिरी रात साबित हो, मगर अब मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। मेरा लहजा हतमी था। रामू ने कहा, मगर तू अकेला भी है और निहत्ता भी। फिर वो कुछ सोचकर बोला, एक जगह से तुझे हथियार मिल सकते हैं। मैंने जल्दी से कहा, मुझे बताओ चाचा, मुझे कहाँ से हथियार मिल सकते हैं। उसने आहिस्ता से कहा, रघुमल के घर से। रघुमल छोटे ठाकुर का नौकर है। रात को वो छोटे ठाकुर की हवेली में होता है और एक पहर रात गुजारने के बाद वापस आता है। वो छोटे ठाकुर का खास आदमी है। ठाकुर के हुक्म पर लोगों को मारना पीटना, चोरियां करना और लड़कियों को उठाकर हवेली में पहुंचाना उसी का काम है। गांव के लोग उसके साये से भी कांपते हैं। उसकी बीवी और बेटियां तक उससे नफरत करती हैं। मैंने कहा, तो फिर मेरा पहला शिकार रघु ही होगा चाचा। फिर मैंने कुछ सोच कर कहा, मुझे उसके घर तक पहुंचा दो। चाचा, मुझे कहीं से कपड़े नहीं मिल सकते? इन कपड़ों में मुझे सर्दी महसूस हो रही है। रामू ने कहा, कपड़े तो नहीं है बेटा, हाँ एक गर्म जर्सी मेरे पास है, मैंने पिछले साल नीलामी में खरीदी थी। ये कहकर वो घास के ढेर के पीछे चला गया। थोड़ी देर खटपट करता रहा, फिर लौटा तो उसके हाथ में एक पुरानी फौजी जर्सी थी। बोला, ये लो, इसमें जाड़ा नहीं लगेगा। मैंने तशक्कुर आमेज अंदाज में उसका शुक्रिया अदा किया और जर्सी ले ली। रात के 8 बजे के करीब गांव में सन्नाटा छा गया। यूं भी सर्दियों की रात में गांव के लोग सूरज गुरूब होते ही घरों में बंद हो जाते हैं। मैं और रामू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए रघुमल के घर की तरफ जा रहे थे। उस दिन सर्दी कुछ ज्यादा ही थी, या फिर ये मेरा एहसास था। जर्सी की वजह से मेरा जिस्म तो किसी हद तक सर्द हवाओं से महफूज हो गया था, मगर मैं ढीला ढाला पाजामा और चमड़े की हल्की सी चप्पल पहने हुए था। मुझे अगर इल्म होता कि मुझ पर ये उफ्ताद पड़ेगी तो घर से निकलने से पहले ही अपनी जीन्स, चमड़े की जैकेट और जॉगर्स पहन लेता, मगर हम तो उस वक्त सिर्फ चहलकदमी के मूड में थे। बस अचानक ही पुलिस आ पहुंची थी। रामू ने कुछ फासले पर वाक़े एक पुख्ता मकान की तरफ इशारा किया। बोला, वो सामने जो पक्का मकान है, रघु वहीं रहता है। मैंने कहा, ठीक है चाचा, अब तुम जाओ, अब तुमसे उस वक्त मुलाकात होगी जब मैं इस हथियारे छोटे ठाकुर का खात्मा कर दूंगा। ये कहकर मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ गया। गली में खूब अंधेरा था, मुझे मकान का दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं कुछ और नजदीक पहुंचा तो मुझे मकान का दरवाजा नजर आया। वो लकड़ी का मजबूत दरवाजा था। मेरे हाथ में लंबी सी लाठी थी, उसके एक सिरे पर लोहा था और रामू ने उसे खूब तेल पिलाया था। यही लाठी उसका हथियार थी जो उसने मेरे हवाले कर दी। मैं और आगे बढ़ा तो अचानक एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वो न जाने अंधेरे में कहाँ छुपा बैठा हुआ था। मैंने लाठी 2-3 दफा जमीन पर मारी तो कुत्ता कुछ पीछे हट गया, मगर मुसलसल भौंकता रहा।
ये एक नई उस्ताद आ पड़ी थी। वो कुत्ता भौंक भौंक कर गांव के दूसरे लोगों को भी उधर मुतवज्जे कर सकता था। काश मेरे पास रिवॉल्वर होता, मैंने सोचा। जीप से छलांग लगाते वक्त रिवॉल्वर वहीं कहीं गिर गया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि रुक कर उसे तलाश करता। मैं गिरते ही झाड़ियों में घुस गया था। अब फौरी तौर पर इस कुत्ते को खामोश करना जरूरी था, वरना मेरा सारा मंसूबा चौपट हो जाता। मैं आगे बढ़ता था तो कुत्ता भौंकता हुआ नजदीक आ जाता। मैंने उसे नजदीक आने दिया। वो जो ही मेरी लाठी की जद में आया, मैंने लाठी दोनों हाथों से पकड़ी और घूम के पूरी कुव्वत से कुत्ते पे वार किया। लाठी उसकी खोपड़ी पर पड़ी और उसके मुंह से हल्की सी च्याऊ की आवाज निकली। फिर वो जमीन पर ढेर हो गया। अचानक सामने वाले मकान की खिड़की खुली तो मैं फुर्ती से दीवार के साथ चिपक गया। चंद लम्हे के बाद खिड़की दोबारा बंद हो गई। मैं चंद लम्हे दीवार से चिपका खड़ा रहा। कुत्ते की खामोशी के बाद वहां एकदम सन्नाटा छा गया था। मैं थोड़ी देर खड़ा सुनगुन लेता रहा। फिर आगे बढ़कर रघु के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर अंदर आहट सुनाई दी। फिर कोई भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कदमों की चाप दरवाजे के नजदीक आकर रुक गई और किसी मर्द की करख्त आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने हिम्मत करके कहा। मुझे छोटे ठाकुर ने भेजा है। अंदर से बोलने वाले की आवाज में हैरत थी। छोटे ठाकुर ने? मगर छोटे ठाकुर का नाम सुनने के बाद उसने मजीद जिरह न की और दरवाजा खोल दिया। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ कर मुझे घूरने की कोशिश की। बोला, क्या बात है? उसका कद दरमियाना मगर जिस्म गेंडे की तरह फैला हुआ था। सर ढका हुआ था और उसने सर्दी से बचने के लिए पुरानी वजह का एक कोट पहन रखा था। वो उस वक्त नशे में भी था क्योंकि उसके मुंह से शराब के भपके उठ रहे थे। मैंने कहा, छोटे ठाकुर ने तुम्हें बुलाया है। उसने मुश्तबा अंदाज में पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। मैंने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है रघु। वो एकदम चौंक उठा और झपट कर मेरी गर्दन पकड़ ली। उसने गुर्रा कर कहा, कौन है तू? बता, वरना मैं तेरा झटका कर दूंगा। तू रघुमल को नहीं पहचानता? मुझे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं उसी को रघुमल समझा था। मेरा ख्याल था कि वो आज किसी वजह से हवेली नहीं जा सका होगा, इसलिए मैंने बहुत एतमाद से उसे रघुमल कह दिया था। उसने जो ही मेरी गर्दन पकड़ी, मैंने लाठी का सिरा उसके घुटने पर मारा। जर्ब खासी शदीद थी। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने लाठी छोड़कर उसकी बैल जैसी मोटी गर्दन दबोच ली। उसने हलक से आवाज निकालने की कोशिश की मगर मैंने उसकी गर्दन के गिर्द हल्का तंग कर दिया और पूरी कुव्वत से उसे दबाने लगा। वो खासा जानदार आदमी था, इसलिए मेरे काबू में नहीं आ रहा था। हम उस वक्त एक वसी और अरीज सहन में थे। सहन के बाद एक बरामदा था। बरामदा क्या, लकड़ी की बल्लियों पर एक छप्पर सा पड़ा हुआ था। उसी छप्पर के कोने में धुंधली चिमनी की एक लालटेन लटकी हुई थी। उसकी गर्दन दबोचे दबोचे मैंने चंद लम्हे इर्द गिर्द का जायजा लिया। अंदरूनी कमरों के दरवाजे बंद थे मगर अंदर से कुछ लोगों के बातें करने की आवाज आ रही थी। वो गंजा अगर जरा सी भी आवाज निकालता तो अंदर से कोई भी आ सकता था। रामू और हरी के सारे अंदाजे गलत हो गए थे कि उस वक्त रघु के घर में उसकी बीवी और बेटियों के अलावा कोई नहीं होगा। मैंने जिस्म की पूरी कुव्वत अपने दोनों हाथों में मुंतकिल कर दी। गंजा बुरी तरह हाथ पांव मारने लगा। लालटेन की धुंधली रोशनी में उसका चेहरा मजीद भयानक लग रहा था। उसकी आंखें हल्कों से उबल पड़ी थीं। फिर अचानक उसने हाथ पैर छोड़ दिए और बेजान होकर जमीन की तरफ गिरने लगा। मैंने एक हाथ से उसे संभाला और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर कराटे का खौफनाक वार किया। चटाख की आवाज के साथ उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। मैंने उसे आहिस्ता से फर्श पर डाला और उसकी तलाशी लेने लगा। उसकी जेब में चंद करेंसी नोटों और एक गरारी वाले चाकू के अलावा कुछ नहीं था। उसे अपनी कुव्वत पर इतना नाज था कि उसने चाकू निकालने की जहमत भी गवारा नहीं की थी और यही खुशफहमी उसकी मौत का सबब बनी। मुझे खदशा था कि गंजा वापस नहीं पहुंचेगा तो अंदर से कोई दरियाफ्ते हाल के लिए जरूर आएगा। मैंने गंजे की लाश घसीट कर दीवार के साथ डाल दी। गंजे को ठिकाने लगाने में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे गुजर गए हों। मैंने चाकू जेब में डाला, बढ़कर लाठी उठाई और दौड़कर फुर्ती से लालटेन बुझा दी। एकदम वहां घुप अंधेरा तारी हो गया। मैं उस दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा हो गया जहां से बातें करने की आवाज आ रही थी। अंदर से कोई झुंझुला कर बोला, यार तुम पत्ते तो बांटो। दूसरी आवाज आई, अरे यार भोले को आने दो, पता नहीं कहां जाकर मर गया है। तीसरी आवाज आई, ठहरो मैं देखता हूं। फिर किसी चौथे आदमी की आवाज आई, यार रघु तुम बैठो, मैं जाकर देखता हूं। साला जहां जाता है बैठ जाता है। गोया अंदर कम से कम 4 आदमी तो थे ही, ज्यादा भी हो सकते थे। वो चारों मुसल्ला भी होंगे, मुसल्ला न हुए तो हो जाएंगे क्योंकि रामू की इत्तला के मुताबिक असलहा तो घर में मौजूद ही था। फिर अंदर आहट सुनाई दी। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैं दीवार से बिल्कुल चिपक गया। अचानक दरवाजा खुला और कोई बाहर निकल आया। मैं काफी देर से अंधेरे में था इसलिए मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थी। बाहर निकलने वाले ने अपने पीछे दरवाजा भेड़ दिया। वो लंबे कद और अकहरे जिस्म का आदमी था।
जिस्म पर धोती और कुर्ता था। सर्दी से बचने के लिए उसने जिस्म के गिर्द चादर लपेट ली थी। वो पीछे देखे बगैर बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हैरत से दाएं बाएं देखा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। मैंने चप्पल उतारी और पंजों के बल बेआवाज दौड़ता हुआ उसके सर पर जा पहुंचा। उसे एकदम खतरे का एहसास हुआ। वो तड़प कर पलटा, मगर उसके सितारे गर्दिश में आ चुके थे। मैंने उसके सर पर लाठी का भरपूर वार किया, जो उचट कर उसके शाने पर लगा। उसके मुंह से गुर्राहट सी बुलंद हुई, मगर वो अपने पैरों पर खड़ा रहा। इसका मतलब यह था कि मेरा वार ओछा पड़ा था। उसने फौरन चादर एक तरफ फेंक दी और धोती के डब में हाथ डालने की कोशिश की। मैंने पूरी कुव्वत से उसके सीने पर लात जड़ दी। वो खुले दरवाजे में से बाहर गली में जा गिरा। उसके जिस्म से टकरा कर दरवाजे से जोरदार आवाज पैदा हुई थी। नताइज की परवाह किए बगैर मैंने छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। मैं खेल जल्द अज जल्द खत्म करना चाहता था, वरना वो लोग मुझे खत्म कर देते। मैंने उसकी ठोड़ी पकड़कर जोरदार झटका दिया। फौरन ही उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने बिजली की सी तेजी से उसकी तलाशी ली तो मुझे पुरानी साख्त का भौंडा सा एक रिवॉल्वर मिल गया। उस वक्त वो रिवॉल्वर मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मैं रिवॉल्वर लेकर उसी तेजी से उछला और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। क्योंकि दरवाजे की धड़धड़ाहट अंदर तक पहुंची थी और सहन में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर कोई बुलंद आवाज में कौन है, क्या हुआ, चीखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में मेरी लाठी पड़ी थी। वो लाठी से उलझकर यूं गिरा कि उसका आधा धड़ बाहर था और पैर अंदर थे। उसके हाथ में राइफल थी। मैंने आगे बढ़कर राइफल उसके हाथ से छीनी और उसके बट से उसकी खोपड़ी पर वार किया। उस वक्त जैसे मुझ पर खून सवार हो गया था। गिरने वाला चोट खाकर साकित हो गया। अंदर से कोई चीख कर बोला, क्या हुआ रघु? मैंने इस दौरान में गोलियों की बेल्ट उसके शाने से घसीट ली। मैं जानता था कि फायरिंग से पूरा गांव जाग जाएगा, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा मकसद तो पूरा हो ही चुका है। मैं वहां असलहे के लिए गया था जो मुझे मिल चुका था। अब वहां ठहरना फजूल था। यह सोचकर मैंने राइफल और गोलियों के बेल्ट कंधे से लटकाए और दौड़ता हुआ सामने वाली गली में दाखिल हो गया। अब एक परेशानी और हो गई थी। मेरी चप्पल भी वहीं रह गई थी। नंगे पैर दौड़ने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर मैं दौड़ रहा था। मैं उस गली से गुजरकर दूसरी गली में मुड़ा तो किसी ने धीमी आवाज में कहा, ठहर जाओ, आगे खतरा है। मैं मशीनी अंदाज में रुक गया और पलट कर देखा। एक हजूला सा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने राइफल सीधी की और फायर करना ही चाहता था कि आने वाला जल्दी से बोला, गोली मत चलाना, मैं रामू हूँ। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, रामू चाचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामू ने मेरी बात का जवाब दिए बगैर मुझे एक तरफ घसीटा, बोला, मेरे साथ आओ। हम वहां से दूसरी गली में दाखिल हुए। कुछ आगे जाकर रामू एक घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने जल्दी से दरवाजा बंद करके जंजीर चढ़ा दी। उसने फूले हुए सांसों के दरमियान में कहा, मेरी कुटिया तो यहाँ से दूर है। मैं तुम्हें हरी भाई के घर ले आया हूँ, आओ अंदर आ जाओ। उसने मेरा हाथ पकड़ कर घसीटा। उसी वक्त एक कमरे से हरी निकल आया। उसके हाथ में लालटेन थी। उसने लालटेन ऊंची करके हमारा जायजा लिया, फिर बोला, तुम लोग अंदर आ जाओ, यहाँ भी खतरा है। सामने वाले ऊंचे मकान के कोठे से कोई हमें देख सकता है। मैं और रामू अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही मुझे खुशगवार हैरत का एहसास हुआ। कमरे के वस्त में कोयलों वाली एक अंगीठी दहक रही थी। कोने में एक चारपाई पे अधेड़ उम्र की एक औरत और नाजुक अंदाम सी एक लड़की सहमी हुई सी बैठी हुई थी। एक लालटेन पहले से कमरे में रखी थी। हरी दूसरी लालटेन लेकर अंदर दाखिल हुआ तो वहां अच्छी खासी रोशनी हो गई। हरी शायद अपनी बीवी और बेटी को मेरे बारे में बता चुका था। दोनों माँ बेटी की आंखों में मेरे लिए तशक्कुर था। कमरे के दूसरे कोने में एक और चारपाई पड़ी थी। हरी ने वो चारपाई अंगीठी के पास घसीट ली और मुझसे बोला, बैठ जाओ बेटा। मैं चारपाई पर बैठ गया। मेरे साथ ही रामू भी बैठ गया। लड़की अचानक घबराए हुए लहजे में बोली, भैया जी, आपके पैरों से तो खून बह रहा है। मैंने चौंक कर देखा। मेरे पैर वाकई लहूलुहान थे। नंगे पैर दौड़ते हुए शायद कोई शीशा वगैरह लग गया था। हरी की बीवी जल्दी से उठी और एक कपड़ा फाड़ कर उससे मेरे पैर साफ करने चाहे, मगर मैंने पैर जल्दी से समेट लिए और कहा, चाची आप क्यों तकलीफ करती हैं, लाएं ये कपड़ा मुझे दें। मैंने कपड़ा उसके हाथ से ले लिया और तलवे से बहता हुआ खून साफ करने लगा। मेरे पैर उस वक्त मिट्टी और खून में लिथड़े हुए थे। हरी ने कहा, पुष्पा जरा जल्दी से पानी गर्म कर ले और देख, तेरा भाई शहरी है, इसे चाय बनाकर पिला, इसे चाय की जरूरत भी है। मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गांव में चाय भी मिलेगी, मगर वो कोई 60-70 साल पहले का गांव नहीं था जब लोग चाय को दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। फिर वो गांव इलाहाबाद से ज्यादा दूर भी नहीं था। गांव वाले शहर जाते रहते होंगे। मेरी हैरत को हरी और रामू दोनों ने महसूस कर लिया। रामू हंसकर बोला, तुम हैरान किस बात पर हो बेटा? मैंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गांव में मुझे चाय भी मिलेगी। मेरी बात पर हरी बेसाख्ता मुस्कुराने लगा और बोला, मेरे बाप के छुटपन में ये बात हैरानी की थी
मगर अब तो ज़माना बहुत तरक्की कर गया है। गांव के बहुत से लड़के पढ़ गए हैं, लड़कियां तक पढ़ रही हैं। मेरी पुष्पा भी मिडिल पास है। गांव में बिजली भी आ चुकी है। मगर छोटे ठाकुर ने अपनी हवेली और कुछ खास घरों के अलावा गांव वालों को बिजली नहीं लेने दी। मैंने कहा, मगर हरी चाचा, मैं तो समझता था कि यहाँ जमींदारी खत्म हो चुकी है। वो बोला, यहाँ अब बड़े बड़े जागीरदार और महाराजे नहीं होते, मगर छोटे जमींदार अब भी हैं। उन लोगों की जमीनें तो कम हैं, मगर रोब वही है। इलाके का पुलिस अफसर उनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ये लोग कभी धौंस और धांधली से और कभी पैसे से पुलिस को खरीद लेते हैं। गांव वाले इसीलिए इनसे डरते हैं। मैंने हैरत से कहा, मगर चाचा, बिजली का कनेक्शन लेने से कोई गांव वालों को कैसे रोक सकता है? वो बोला, रोक तो नहीं सकता, मगर कोशिश तो कर सकता है ना। अब नहीं तो साल भर के बाद हमें बिजली मिलेगी। सुना है गांव के एक लड़के ने सरकार को दरखास्त भी दे रखी है। वो लड़का इलाहाबाद में वकालत करता है। मैंने पूछा, फिर छोटे ठाकुर ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया? वो बोला, छोटे ठाकुर ने अपनी सी कर देखी, मगर लड़के की पहुंच असेंबली के मेंबरों तक है और सुना है कि वो खुद भी किसी सियासी पार्टी में शामिल हो गया है। मैंने हंसकर कहा, इसका मतलब है कि अब छोटे ठाकुर के दिन गिने जा चुके हैं। हरी ने कहा, वो हथियारा इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, वो आज ही मरेगा हरी चाचा। ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। उसी वक्त पुष्पा सुकड़ी सिमटी मेरे सामने आ खड़ी हुई और बोली, भैया जी, पानी गर्म हो गया है, आप पहले पैर धो लें, फिर मैं चाय देती हूँ। ऐसा करो बेटी के भाई के पांव धुलाकर बाकी पानी को कपड़े धोने वाले कूंडे में डालकर यहाँ ले आ। ये गर्म पानी में पांव डालकर बैठेगा तो इसकी सारी थकन उतर जाएगी। बाहर बैठकर मैंने पांव धोए। खून अब रुक गया था। मेरे पैर में शीशा नहीं बल्कि शायद कोई नोकीला पत्थर लगा था। क्योंकि जख्म ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए खून भी बंद हो गया। शीशे की धार तो छुरी से भी ज्यादा तेज होती है। मैं पांव धोकर फारिग हुआ तो पुष्पा ने एक खुश कपड़ा और हवाई चप्पल मेरी तरफ बढ़ा दी। तभी बाहर अचानक शोर की आवाज बुलंद हुई और मैं चौंक उठा। बहुत से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें गली में सुनाई थी।